क्या होगा दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिस कमरे में आप अभी बैठे हो उसकी दीवारों के ठीक पीछे एक और ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है, एक ऐसी पैरेलल वर्ल्ड जो बिल्कुल आपके घर जैसी है, पर वहाँ का मंजर हमारी दुनिया से बहुत अलग, खौफनाक और भयानक है, जहाँ इंसान नहीं बल्कि अजीब और गरीब क्रिएचर्स रहा करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1983 के टाउन हॉकिंस से। रात का टाइम हो रहा होता है और हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट बहुत डरा हुआ लिफ्ट की तरफ भाग रहा होता है, जैसे कोई इनविजिबल या डेंजरस क्रिएचर उसका पीछा कर रहा हो। तो साइंटिस्ट लिफ्ट में एंटर कर जाता है और साइंटिस्ट की नजर किसी अजीबोगरीब चीज पर पड़ती है। हमें दिखाया जाता है कि एक अननोन क्रिएचर उस साइंटिस्ट की बेदर्दी से जान ले लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है माइक मिलर के घर पर। यहाँ हमें स्टोरी के 4 मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। माइक मिलर, विल बायर्स, ल्यूकस सिंक्लेयर एंड डस्टिन हेंडरसन। ये 4 बच्चों का ग्रुप होता है जो कि आपस में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। उस रात ये सब माइक के बेसमेंट में डंजन्स एंड ड्रैगन्स नेम का एक फैंटेसी रोल प्लेइंग गेम खेल रहे होते हैं। फिर रात होने की वजह से सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। रास्ते में डस्टिन और ल्यूकस अलग हो जाते हैं और माइक अपने घर चला जाता है और विल अकेले जंगल वाले रास्ते से गुजरता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई अननोन मिस्टीरियस क्रिएचर उसका पीछा कर रहा है। इस पल से स्टोरी का असली सस्पेंस शुरू होता है। विल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, तो वो जल्दी से अपने घर की तरफ बढ़ता है। विल जब घर में एंटर करता है तो उस वक्त घर बिल्कुल खाली होता है, क्योंकि उसकी माँ जॉयस और उसका भाई जोनाथन दोनों ही काम पर गए होते हैं। पूरे घर में एक गहरी खामोशी होती है। तभी विल को बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पहले उसे लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे और ज्यादा डरावनी होने लगती है। वो विंडो से बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आता। डर से विल पिछले दरवाजे से बैकयार्ड की तरफ भागता है और वहाँ छोटे से शेड में चला जाता है और अपनी हिफाजत के लिए वो दीवार पे टंगी राइफल उठाता है। विल अपनी राइफल के साथ वहीं रहता है, लेकिन हमें उस अननोन क्रिएचर की आइडेंटिटी नहीं दिखाई जाती। अगले ही पल विल बिना किसी निशान के अचानक गायब हो जाता है। निकल गई। अगली सुबह जॉयस उठती है तो देखती है कि विल का बेड बिल्कुल वैसे ही पड़ा है और वो रात भर घर वापस नहीं आया है। पहले वो सोचती है कि शायद विल अपने दोस्तों के घर रुक गया हो, इसलिए वो उसके दोस्त के घर और स्कूल में पूछने लगती है, लेकिन सब बताते हैं कि विल तो कल रात ही घर के लिए निकल गया था। जब काफी देर तक विल का कोई पता नहीं चलता, तब जॉयस पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट देती है। शुरू में सबको लगता है कि विल शायद कहीं भटक गया होगा या किसी वजह से घर नहीं पहुंच पाया। आहिस्ता आहिस्ता सबको यह एहसास होने लगता है कि विल के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। विल की मिसिंग रिपोर्ट मिलते ही हॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। सर्च के दौरान पुलिस को जंगल के पास विल की साइकिल मिलती है। साइकिल के हालात देखकर हॉपर को भी समझ आ जाता है कि ये कोई आम मिसिंग केस नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है। इस बीच स्टोरी में एक नया और मिस्टीरियस कैरेक्टर की एंट्री होती है। जंगल के पास एक छोटी सी बच्ची भटकती हुई नजर आती है। उसका सर पूरी तरीके से शेप्ड हुआ होता है और उसने हॉस्पिटल पेशेंट जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं। जब गहरी खामोशी रहती है तब जॉयस को अचानक एक फोन कॉल आता है। जॉयस को लगता है कि ये शायद विल उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। जब जॉयस फोन उठाती है तो उसे नॉर्मल आवाज सुनाई नहीं देती, किसी क्रिएचर या मॉन्स्टर की। वो बिलीव करना शुरू कर देती है विल कहीं न कहीं जिंदा है और उस तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहा है। विल के गायब होने के बाद उसके दोस्त माइक, डस्टिन, ल्यूकस खुद विल को ढूंढने का फैसला करते हैं। जब वो जंगल में विल को ढूंढते हैं तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हैं और एक छोटी लड़की दिखाई देती है। ये लड़की वही होती है जो पहले हॉकिंस लैब से भागकर निकली होती है, जिसका नाम होता है 11।